आधी रात के करीब मल्य जैसे ही बेडरूम में आया तो अंजना की नींद टूट गई। हालांकि वह काफी थकी हुई थी, लेकिन पति के साथ कुछ समय गुजारना चाहती थी। इसीलिए वह उठकर बिस्तर पर बैठ गई। मल्य ने आते ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। वैसे तो मल्य और पहले ही कमरे में आना चाहता था, लेकिन उसकी माँ बैठकर टीवी देख रही थी और साथ में उन्होंने मल्य को भी बिठा लिया था। मल्य संकोचवश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे आजकल कुछ ठीक नहीं लगता था। पहले तो माँ उसे अपने पास इतना ज्यादा बैठने के लिए नहीं कहती थी, लेकिन जब से उसकी शादी हुई थी तो माँ मानो उसके पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई थी। ऑफिस से आने के बाद से लेकर डिनर करने और रात को सोने से पहले तक वह मल्य को अपने पास ही बिठाकर रखती थी, और अगर मल्य अपने कमरे में होता था तो फिर वह संजना को अपने पास बिठा लिया करती थी। अभी दोनों पति पत्नी एक दूसरे में खोने ही वाले थे कि तभी संजना की सास चंद्रकला जी बेडरूम का दरवाजा पीटते हुए कहने लगी, अरे बहू, सो गई हो क्या? उठो, मुझे भूख लगी है, जरा गर्मा गर्म पकोड़े तो बना दो। यह सुनकर मल्य और संजना दोनों ही झटके से एक दूसरे से अलग हो गए। संजना आज बड़ी मुश्किल से रात के 12 बजे जब उसे पति के साथ कुछ प्राइवेसी मिली तो सास दरवाजा पीटते हुए पकोड़ों की फरमाइश करने लगी। संजना एकदम से परेशान हो उठी। बाहर आवाज सुनकर संजना के ससुर राघवेंद्र जी भी कमरे से बाहर चले आए। वह उबासी लेते हुए बोले, क्या बात है, इतनी रात को घर में शोर क्यों मचा हुआ है? फिर अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोले, क्या हुआ जी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? तो चंद्रकला जी गुस्से में कहने लगी, अरे मैं बीमार नहीं हूँ, बस भूख लगी है तो मैं बहू से पकोड़े बनाने के लिए कह रही हूँ। राघवेंद्र जी ने घड़ी की ओर देखा, फिर आश्चर्य से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आधी रात को कोई पकोड़े खाता है? चलो चुपचाप कमरे में चलकर पानी पियो और सो जाओ। इस तरह बहू को परेशान मत करो तुम। चंद्रकला जी अड़ गई और कहने लगी, नहीं, मुझे तो अभी पकोड़े खाने ही हैं। उनके पति गुस्से में उन्हें फटकारते हुए बोले कि ऐसे ही जिद करोगी और शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। माना कि पकोड़े बनाने में बहू को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम सोचो कि क्या आधी रात को यह पकोड़े हजम कर पाओगी? फिर तबीयत सच में बिगड़ जाएगी ना, तब पूरा घर सिर पर उठाकर नाचती रहना तुम। मैं कहता हूँ कि कोई पकोड़े नहीं बनेंगे, अभी चुपचाप चलकर पानी पीकर सो जाओ। पति की फटकार सुनकर चंद्रकला जी मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। राघवेंद्र जी बहू से बोले, माफ करना बहू, तुम्हें इतनी रात में परेशानी हुई। ये बिना कभी कभी बच्चों की जैसे हरकतें करने लगती है। ससुर जी की समझदारी देकर संजना मंद मंद मुस्कुरा उठी। उसका मन एक सुकून से भर उठा और वह धीरे से बोली, कोई बात नहीं पापा जी, आप भी अब जाकर आराम करिए। इतना कहकर वह कमरे में चली आई। उसे बड़ा अच्छा लगा था कि आज ससुर जी ने उसकी परेशानी को समझने की कोशिश की थी। वैसे भी वह समझ रही थी कि सास को कोई भूख भूख नहीं लगी है, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले ही वह सास को एक बड़ा वाला गिलास दूध का देकर आई थी। इतनी जल्दी भला किसी को भूख कैसे लग सकती है? अब बहू को परेशान करने के लिए कोई अपना स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे, वह अलग बात है। खैर, अब संजना और मल्ले का मूड खराब हो चुका था तो दोनों सोने की तैयारी करने लगे, लेकिन इधर राघवेंद्र जी की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। वह सोच रहे थे कि अगर ऐसे ही मेरी पत्नी बेटे बहू को परेशान करती रही तो कहीं उन दोनों के मन में हमारे लिए कड़वाहट ना जन्म ले ले। वह गहरी सोच में डूब गए कि ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। सोचते सोचते अचानक ही उन्हें एक दासू आइडिया आ गया और वह खुशी के मारे उछल पड़े। उसके बाद वह निश्चित होकर चादर तान कर सो गए, क्योंकि अगली सुबह वह अपनी पत्नी के होश ठिकाने लगाने वाले थे। अगली सुबह वह जरा जल्दी उठ गए, क्योंकि खुशी के मारे उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वह जल्दी से जल्दी अपनी योजना को अमल में लाना चाहते थे।
अब वह तो जल्दी उठ गए थे, लेकिन काफी घर वाले तो सो रहे थे, तो वह रोज की तरह टहलने के लिए निकल गए। सुबह 6 बजे जब वह टहलकर वापस आए, तब तक बहू उठ गई थी और रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। इधर चंद्रकला जी हाल में सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। घर के अंदर घुसते ही राघवेंद्र जी ने दुखी चेहरा बना लिया। फिर धीरे से जाकर अपनी पत्नी के बगल में सोफे पर बैठ गए। रोज की तरह उन्होंने ना तो चाय लाने के लिए बहू को आवाज लगाई और ना ही उन्होंने अपनी पत्नी को गुड मॉर्निंग कहा। तो चंद्रकला जी का ध्यान अपने आप ही पति की ओर चला गया। वह हैरानी से बोली, क्या हुआ जी, आज आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। राघवेंद्र जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अब तुम्हें क्या बताऊं, सुबह सुबह तुम सुनोगी तो परेशान हो जाओगी। चंद्रकला जी न्यूज़पेपर फोल्ड करके टेबल पर रखते हुए बोली, क्यों, ऐसी भी क्या बात हो गई, बताइए मुझे। राघवेंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा उठे। उन्हें अच्छे से पता था कि जिस काम के लिए चंद्रकला जी को मना करो वह अवश्य ही करती थी, इसीलिए उन्होंने शुरुआत में उन्हें कुछ भी बताने से इनकार किया था। अब चंद्रकला जी उनके पीछे पड़ गई और बार बार पूछने लगी कि बताइए ने क्या हुआ है। तब राघवेंद्र जी ने दुखी होते हुए कहा, क्या बताऊं, तुम्हें भी सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। मेरा एक दोस्त पार्क में मेरे साथ ही टहलने के लिए आता है। आज वह बहुत दुखी था। उसकी परेशानी सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे भी हमारे भविष्य में क्या होगा यही सोचकर डर लगने लगा है। चंद्रकला जी का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। वह कहने लगे, ऐसा भी क्या हो गया जी उनके साथ, जो राघवेंद्र जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, बात दरअसल ये है। तभी उनकी नजर बहू पर पड़ी। वह बिना कहे ही उन लोगों के लिए चाय लिए हुए आ रही थी। राघवेंद्र जी ने अपनी पत्नी को कोहनी मारकर चुप रहने का इशारा किया और खुद न्यूज़पेपर उठाकर उसके पन्ने पलटने लगे। संजना ने उन दोनों के सामने चाय रख दी। फिर वह वहां से उल्टे पैर रसोई में लौट गई, क्योंकि उसे बहुत सारे काम निपटाने थे। तब वहां से चली गई। तब चंद्रकला जी ने धीरे से कहा, अब तो बताइए, बहू चली गई है। राघवेंद्र जी ने उठकर देखा और कहने लगे, बात ऐसी है कि बहू को तो इसकी भनक बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। अब तो चंद्रकला जी का धैर्य चुकने लगा था। वह झुंझलाते हुए बोली, अब बता भी दीजिए ना, ऐसी क्या बात है जो बहू को भी पता नहीं चलनी चाहिए। राघवेंद्र जी ने धीरे से कहा, अब चाय पी लो, उसके बाद कमरे में आना, मैं तुम्हें कमरे में बताऊंगा, वरना हो सकता है यहाँ पर बेटे बहू के कानों में बात पड़ जाए। इतना कहकर वह चाय का कप उठाकर कड़क चाय का मजा लेने लगे। इधर वह बात जानने के लिए चक्कर में चंद्रकला जी घटाघट से गर्म चाय टकने लगी, लेकिन उनकी चाय खत्म होने से पहले ही राघवेंद्र जी अपनी चाय लेकर कमरे में चले गए। चंद्रकला जी झुंझलाकर उठी और वह भी पति के पीछे पीछे कमरे में चली गई। कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि उनके पति नहाने के लिए बाथरूम में घुस गए थे। चंद्रकला जी चिढ़ गई और सोचने लगी कि पता नहीं क्या बात है और ये मुझे बता ही नहीं रहे हैं, और अब बाथरूम में नहाने घुस गए। खैर, वह बेचैनी से बाथरूम के बाहर ही चलकदमी करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब राघवेंद्र जी नहाकर बाहर आए तो चंद्रकला जी ने अधीर स्वर में पूछा, अब बता भी दीजिए क्या बात है, आप तो बेकार में ही इसके बढ़ाए जा रहे हैं। राघवेंद्र जी मन ही मन हंस पड़े, लेकिन प्रत्यक्ष में गंभीर भाव से बोले, सुनो, कमरे का दरवाजा सटा दो, हमारी आवाज बाहर तक नहीं जानी चाहिए। चंद्रकला जी पांव पटकते हुए गई और कमरे का दरवाजा लगाकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अब बोलिए। राघवेंद्र जी कहने लगे, जरा अलमीरा से मेरी शर्ट और एक सफेद वाला पजामा तो निकाल दो, कपड़े बदल लूं, उसके बाद बताता हूँ। चंद्रकला जी गुस्से से दांत पीसते हुए गई। उन्होंने जल्दी से उनके कपड़े निकाल कर दिए। राघवेंद्र जी ने कपड़े बदलने के बाद आईने में अपने बाल ठीक करते हुए कहना शुरू किया, वैसे तो देखा जाए तो इसमें गलती मेरे दोस्त की भी है। परिवार में कुछ गलत हो रहा था तो उसे भी देखना चाहिए था, लेकिन अब जो भी हुआ है भुगतना तो उसे पड़ेगा ही। चंद्रकला जी गुस्से में बोली, अरे हुआ क्या है, वह भी तो बताइए, आप कब से पहेलियां बुझा रही हैं। राघवेंद्र जी आकर बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने अपनी पत्नी की हथेली को पकड़कर उन्हें भी अपने पास बिठा लिया और धीमे स्वर में बोले, सुनो, मेरे दोस्त की पत्नी जरा तेज राज स्वभाव की है। 2 महीने पहले ही
उन लोगों ने अपने बेटे की शादी करवाई थी। उनकी बहू बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। वह घर गृहस्थी भी खूब अच्छे से संभाल रही थी। लेकिन मेरे दोस्त की पत्नी सास बनते ही पगला गई। वह अपने बेटे बहू को एक साथ समय बिताने ही नहीं देती थी। फिर धीरे धीरे बहू और बेटे को सास की हरकतें बुरी लगने लगी। अब वह लोग भी नए नवेले जोड़े थे, उन्हें भी एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का मन करता था। सास जो है वह उन लोगों को बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं देती थी। तो आखिरकार बेटे ने तंग आकर अपना ट्रांसफर करवा लिया और अब बेटा बहू दोनों दूसरे शहर में रहने के लिए चले गए हैं। मेरा दोस्त अब ऐसे समय में अकेले घबराने लगा है। उसे लगता है कल को उन लोगों की तबीयत खराब हुई तो कौन देखेगा। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी भी उन लोगों के कंधे पर ही आ गई है। मेरे दोस्त ने सोचा था कि बेटे की शादी करके घर गृहस्थी के झंझट से मुक्त हो जाएंगे, अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताएंगे, कहीं घूमने फिरेंगे जाएंगे। घर में वह एक नया सदस्य लाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर तो बेटा घर से दूर ही हो गया। अब वह लोग तो जवान खून हैं, कहीं भी सरवाइव कर लेंगे, लेकिन बुजुर्ग लोग अकेलेपन से घबरा रहे हैं। अब सास ने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं कि वह लाख अपने बेटे को वापस बुला रही है, लेकिन वह वापस आने के लिए तैयार नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि बच्चों को अपने साथ मिला जुला कर रखना सबके बस की बात नहीं होती है। अब हमारे बच्चों को देखो, वह लोग हमारा कितना सम्मान करते हैं, लेकिन अगर उन्हें भी कोई ऐसे परेशान करे तो हो सकता है कल को वह लोग भी यह घर छोड़कर जाने के बारे में सोचने लगे। खैर, तुम तो समझदार हो, तुम तो शायद ऐसा होने नहीं दोगी। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? चंद्रकला जी मानो अपने ख्यालों से बाहर आई। पति की बात सुनते सुनते वह खुद के बारे में ही सोचने लगी थी कि मैं भी तो ऐसे ही बेटे बहू को परेशान करती हूँ। उन्होंने जब जब जानबूझकर बेटे बहू को अलग रखने की कोशिश की थी, वह सारे पल उन्हें याद आ रहे थे। वह धीरे से बोली, आप सही कहते हैं जी। अब किसी पर ज्यादा बंधन लगाया जाए तो फिर वह बंधन मुक्त होने के लिए प्लान का रिश्ता ही चुनता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। राघवेंद्र जी खुशी से उछल पड़े। उन्हें बहुत आनंद आ रहा था कि उनके इस काल्पनिक कहानी को सुनकर उनकी पत्नी के विचार बदल रहे थे, और वह यही तो चाहते थे कि उनकी पत्नी बेटे बहू के मनोभावों को भी समझने की कोशिश करे। खैर, थोड़ी देर के बाद चंद्रकला जी ने मल्य को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, देखो बेटा, तुम लोगों की शादी को 3 महीने हो चुके हैं, अभी तो ठीक से बहू को कहीं घुमाने के लिए लेकर नहीं गया है। शुरुआत में तुम लोग कहीं जाते भी थे तो मैं भी साथ में चली जाती थी, लेकिन आज तो बस बहू को मूवी दिखा कर ले आ, वह खुश हो जाएगी। माँ की बात सुनकर मल्य को यकीन ही नहीं हुआ। वह हैरानी से अपने माता पिता का चेहरा देखने लगा तो राघवेंद्र जी ने पीछे से मुस्कुराते हुए इशारा किया कि जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। तो मल्य भी समझ गया कि यह सब किया जरा उसके बाबूजी का है। वह मन ही मन बाबूजी के प्रति आभार से भरा उठा और आंखों ही आंखों में उसने उनके लिए आभार जता भी दिया। राघवेंद्र जी ने राहत की सांस ली कि उन्होंने अपने परिवार के टूटने से पहले ही अपनी पत्नी को जीवन जीने की सही राह दिखा दी। तो ही दोस्तों, केवल बेटे की शादी करवा देने पर से ही सारे फर्ज पूरे नहीं हो जाते हैं। शादी के बाद यह देखना भी जरूरी होता है कि क्या बेटा अपनी पत्नी के साथ जिंदगी के हर पल का आनंद ले रहा है या नहीं। बेटे बहू केवल फर्ज निभाने वाली मशीन नहीं होते हैं, उनके भी एक निजी जिंदगी होती है, और उनके मने बाबों को समझकर जो बुजुर्ग उनकी खुशियों के बारे में सोचते हैं वही अपने घर में एक सुखद परिवार की स्थापना कर पाते हैं, वरना परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।